है कि 2025 इन ऑल जब अब हम उसे गुड बाय कहने जा रहे हैं तो कैसा साल देखते हैं। सुदीप सर, आपसे शुरुआत करता हूं, तो एक लाइन में अगर या एक सेंटेंस में बोलें तो क्या बुल मार्केट कंसोलिडेशन वाला ईयर या चेतावनी देने वाला साल? ये 2025 की बात। देखिए, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन डेफिनेटली हुआ है और वैल्यूएशन एक लेवल पे पहुंच गया था जहां पे थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन जरूरी था, वो हुआ। और साथ में हम लोगों को ये भी देखने को मिला कि एफआईआईज के कंटिन्यूअस बिकवाली के बावजूद एसआईपी के जरिए इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअसली इनफ्लो आता गया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जबरदस्त कर रहे हैं, उसके जरिए इंडियन मार्केट एक लेवल पे टूटा नहीं और नया हाई दिखाया कंटिन्यूअस एफआईआई सेलिंग के बावजूद। जी, बिल्कुल। तो एक तरीके से कहा जा सकता है, और आई एम सो सॉरी क्योंकि सुदीप और सुनील इतने क्लोज नाम है कि शायद वो एयर पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती, तो अब मैं पूरा नाम लूंगा। तो अब सुनील सुब्रमण्यम सर, आपके पास आ रहा हूं। तो 2025 में हम क्या बोलें कि इंडाइसेस ने खुद को बचा लिया, लेकिन जो एक इन्वेस्टर था वो थ्रू आउट कंफ्यूज ही रहा। इसे क्या कहें, वैल्यूएशन फटीग या फिर एक ग्लोबल प्रेशर या दोनों का मिला जुला स्वरूप? नहीं, मैं कहूंगा कि सुदीप जी की बातों से उठाकर कि मार्केट रियलिटी को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही थी इस साल, क्योंकि रियलिटी था कि इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड थे। टैरिफ का झटका भयंकर लगा अपने फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर और इसके कारण मार्केट को गिरना था। मगर ये घरेलू निवेशक, बिकॉज बैंक डिपॉजिट की रेट घट रही थी, ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग प्रोग्राम थी, म्यूचुअल फंड सही है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम ने पैसा उठाया और मार्केट को सपोर्ट किया। क्या मार्केट डिजर्व करती थी ये सपोर्ट को? मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि इसीलिए आपने देखा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ज्यादातर पैसे को जाके लार्ज कैप सेफ्टी जोन में खरीदा और उन्हें स्मॉल कैप्स को बेचा या नहीं खरीदा और मिड कैप्स को भी ठंडे रहे। तो मेरा मानना था कि प्योरली ऑन अ ग्रोथ, क्योंकि आपने देखा कि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ एक्चुअली घट रही है देश में। तो जो बात यह है कि हमने डिफेंसिव चीज बहुत की करे हैं, जैसे कि एक निवेशक ने म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दिया डिफेंड करने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट ने जीएसटी कट्स किए, इनकम टैक्स कट करिए, ये सब डिफेंसिव जेस्चर से एक टैरिफ और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल से इंडिया को बचाने के लिए, और बचा दिया। मगर ग्रोथ की जो एक भयंकर तेजी आनी थी वो नहीं आई, इसलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को ग्रोथ वाले कोई ऑप्शंस सामने नहीं दिखे। इसलिए जो खरीदारी उन्होंने की, जीएसटी कट के बाद ऑटो को खरीदा, फिर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बाद कुछ खबर आई उसको खरीदा। जहां पे उनको थोड़ा सेफ्टी दिखा वहीं पे उन्हें खरीदारी की। कोई ग्रोथ बेस्ड रिस्क नहीं उठाया इस साल, इसलिए मार्केट उस कंसोलिडेशन फेज में थी। तो मेरा मानना है कि एक्चुअली एफआईएस की जो $18 बिलियन की बिकवाली रही, उसके कारण मार्केट को गिरना था टू फाइंड इट्स राइट लेवल और उसके बाद बाउंस बैक होना था। बट ये नहीं हुआ, क्योंकि एसआईपी बुक के जरिए लोग, अब क्योंकि अभी भी 3 साल की एसआईपी में पॉजिटिव रिटर्न दिख रहे हैं, तो लोगों को भरोसा मार्केट के ऊपर टिके रही और वो सपोर्ट दिया। मगर क्या मार्केट ने सही लेवल पकड़ा है? नहीं, बिकॉज मार्केट को और ज्यादा गिरना था और जो डोमेस्टिक फंड मैनेजर ने उसको गिरने नहीं दिया, बिकॉज सरप्लस कैश पड़ी थी और ज्यादा वो कैश में नहीं रखते थे, कुछ ना कुछ खरीदना था तो लार्ज कैप खरीद के बैठे रहे। जी, बिल्कुल। तो मार्केट को और ज्यादा गिरना था, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उसने उसको बचाया, नीचे से हाथ लगाया। अनुराग जी, तो क्या माने एक ऐसा साल जब हमारी विदेशी पैसे पे निर्भरता कम होती हुई नजर आई और घरेलू निवेशक ने ही इसे संभाला, और अगर ऐसा हुआ है तो आगे ये कौन सा ट्रेंड बनाएगा? विपिन जी, देखिए, मेरा मानना हमेशा से रहा है कि अगर मार्केट में करेक्शंस ड्यू हैं तो मार्केट को वो करेक्शंस लेने चाहिए और उससे सबका फायदा होता है और एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का फायदा तो होता ही है। वो इसलिए है क्योंकि हमने सबको कहा म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, लेकिन वो रिटर्न्स तो उसके 15-20 साल बाद आने हैं। अब अगर आज ही आप महंगा सामान लेके बैठ जाएंगे तो अगले आप 8-10 साल का रिटर्न ऑलरेडी फोर फ्रंट में किसी को दे देंगे। तो मेरे ख्याल है, सुनील जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मार्केट में करेक्शन ड्यू था और लाजमी था, आना चाहिए था। देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूं। 2023 के मैं तो एक साल पहले से बेरिश हो गया था, अब मैं एक साल ऑफ हो गया, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी दुनिया भर के बाजार देखते हैं। अब देखिए, 5 साल का इंडिया का कैगर ग्रोथ 2020 से 2024 के एंड तक, 21-20, 21-22, 23-24, उसमें मिड मिड कैप 150 का ग्रोथ था जी 28 से 30%।
और स्मॉल कैप का भी 28 से 30% था कैगर पर ईयर। हाँ, और ओवरऑल निफ्टी 500 का था 18। ऐसे रिटर्न अगर मार्केट में मिलने लग जाएंगे तो सारे लोग अपना बिजनेस छोड़ के यही कर लेंगे कि देखिए हम छोड़ते हैं बिजनेस, हम भी मार्केट में लगाएंगे पैसा। तो ये तो पॉसिबल था नहीं। तो इस रिटर्न में नेचुरली अब अगले मैं थोड़ा 2023 के एंड से ही पैसिव हो गया था, बट वो 2024 के मिड में ठहराव आया और 1.5 साल से अब वो ठहराव चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी था। रादर मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी होना चाहिए था तो रिटेल को फ़ायदा होता। वो फ़ायदा हो नहीं पाया बिकॉज़ जब फ्लोज़ बढ़ गए, तो वो उन्होंने मार्केट को सँभाले रखा। इसमें कुछ बुरा नहीं है विपिन जी। देखिए मार्केट है, मार्केट क्या प्लेस है? मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर कंपनीज़ कम टू रेज़ मनी और इन्वेस्टर्स को भागीदारी करने का मौका मिलता है। अब प्राइस हमेशा ऊपर नीचे चलते रहेंगे, हिस्टोरिकली पहले भी ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अब ये सिर्फ जो 2020 के बाद जो इन्वेस्टर आए हैं, उनके लिए थोड़ा-सा, जैसे मैंने कहा ना कि इन्वेस्टर कन्फ्यूज़्ड है। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कन्फ्यूज़ सिर्फ वो इन्वेस्टर है जो 2020-21 के बाद मौका देख के आया है। जैसे अभी गोल्ड में घुस रहे हैं सब लोग। वो इन्वेस्टर कन्फ्यूज़ होता है। लेकिन जो 2000 थोड़ा भी स्टडी करता है, हिस्ट्री देखता है, तो जहाँ भी 4-5 साल का राइज़ आता है, उसके बाद अगले 3-4 साल थोड़ा ठहराव आता है, ज़रूरी है। जी। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव गिनूँगा बिकॉज़ आई एम टॉकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उनको फ़ायदा तब होगा जब अच्छा ठहराव मार्केट में आए, करेक्शंस भी आएँ, ताकि वो सस्ते में स्टॉक्स को बटोरें फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो आई सी इट वेरी पॉजिटिव। नए साल का समय है। आई एम डायरेक्शनली टॉकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो रोज़ मार्केट में खेल रहे हैं, वो अपना जाने। आई एम श्योर दे नो व्हाट दे आर डूइंग। जी, जी, बिल्कुल। मार्केट में जिस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि इंडियन मार्केट अभी भी वीक साइड की तरफ ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ अब 26,000 और 59,000 के लेवल्स यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहे हैं। और लेवल्स जो कि एक बार आ चुके हैं और फिर से यदि ये लेवल्स आए और देखने को मिले तो ये यदि टूटे तो दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से बढ़ती हुई नज़र आएगी। बाज़ार के लिए 26,050 के लेवल्स फ़िलहाल चल रहे हैं। 25,950 टूटते ही आपको सीधे 25,800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यदि 58,800 58,500 टूटता है तो दिक्कतें फिर से बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन ऊपर की तरफ यदि 59,150 200 का लेवल पार होता है तो 59,500 और 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं निफ्टी की बात करें तो 26,070 पार होते ही 26,200 26,350 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यदि नीचे के सपोर्ट जोन टूटते हैं तो दिक्कतें फिर इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल एफआईएस की तरफ से इंडियन मार्केट को कोई ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी देखें तो एफआईएस की सेलिंग इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 317 करोड़ की सेलिंग कल के मार्केट में देखने को मिली, वहीं 1772 करोड़ की बाइंग डीआईएस की तरफ से दिखाई दी है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें एफआईएस की तरफ से तो 1130 करोड़ की सेलिंग यहाँ से भी देखने को मिली है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1166 करोड़ की स्टॉक फीचर्स में बाइंग देखने को मिली है एफआईएस की तरफ से, तो यहाँ से थोड़ी बहुत राहत की खबर देखने को मिल रही है। लेकिन रुपये में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली और अदर जो खबरें आती हुई नज़र आई उसके बाद में इंडियन मार्केट में दबाव बनता हुआ नज़र आया है। लेकिन ऐसी तो कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल सके। इंडिया और जो अमेरिका की ट्रेड डील थी वो होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन वहाँ से भी कोई अब खबर देखने को नहीं मिल रही है। इंडिया की तरफ से 15% टैरिफ और जो पेनल्टी है उसको ख़त्म करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। और यदि ये प्रस्ताव अच्छा रहता है अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए और यदि ट्रेड डील हो जाती है तो इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त बूम देखने को मिल सकता है और फिर से ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखोगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी यही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से एक गिरावट देखने को मिल सकती है और जो पैनिक की स्थिति है वो अभी भी उनके दिमाग में देखने को मिल रही है। देखिए इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि मार्केट तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी 2 से 3%, 10%, 15% नेगेटिव चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यदि नेगेटिविटी आगे भी इसी प्रकार से बढ़ी रहती है तो लोगों के माइंड में पॉजिटिव खबर देखने को नहीं मिलेगी। और मार्केट एक ऐसी चीज़ है यानी कि उसमें ऑपरेटर्स भर भर के पैसा कमा रहे हैं और ऑपरेटर्स का माइंड यही कहता है कि लोगों को वो पहले तेज़ी के जो है साइड में बिठाएंगे या मंदी के साइड में बिठाएंगे और उसके उल्टा काम वो करते हुए नजर आएंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि मार्केट यदि ऑल टाइम हाई है और वहाँ से सीधे बाज़ार ऊपर लेकर जाता है तो लोगों का नज़रिया फिर चेंज होगा और लोग बाग सोचेंगे कि मार्केट अब ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नज़र आएगा। लोगों के मन में ये नहीं रहेगा कि सेलिंग भी यहाँ से हो सकती है और वहीं से मार्केट में सेलिंग आएगी।
लोग जो चीज़ बेचने के बारे में सोचेंगे वो होल्ड रह जाएगी और लोग बाग उससे सेल भी नहीं कर पाएंगे, रिटेलर उससे सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति लोगों के दिमाग में डालकर ऑपरेटर जो है अपना खेल खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दिसंबर का महीना एंड होने वाला है और यहाँ पे एफआई छुट्टियों पे जाते हैं, ज़्यादा कुछ वॉल्यूम्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे। कंसोलिडेशन की स्थिति ही फिलहाल दिसंबर के महीने तक तो रहती हुई नज़र आएगी, लेकिन जनवरी से मार्केट में फिर से एक नई तेज़ी या नई गिरावट देखने को मिलेगी और फरवरी में जिस प्रकार से बजट भी आता हुआ नज़र आएगा तो यहाँ से भी कई चीज़ें दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।